MCQ number 33. A positive charge experiences a force F when is placed at point X. एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो X पोजीशन पे पड़ा हुआ है. In a uniform field, एक यूनिफॉर्म फील्ड है. The charge is then moved from X to Y. चार्ज को हम X से Y पे लेके जा रहे हैं. The distance R and S are shown on the diagram. ये डिस्टेंस R भी गिवन है और ये डिस्टेंस S भी गिवन है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूं इस तरफ को है, राइट साइड पे है. व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज? बेटा यहाँ जो बात कह रहा है वो बात कह रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की. ठीक है, नाउ लिसन टू मी प्लीज. अब जरा गौर से सुनिए. जब भी कोई बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में, फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. जैसे ये देखिए ना, ये सपोज ये अर्थ है और ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, क्योंकि वेट भी नीचे है और ये मूव भी नीचे कर रही है, तो उसकी क्या होगी, जीपीई डिक्रीज करेगी. ठीक है, और अगर ये फोर्स के ऑपोजिट ऊपर मूव करेगी तो उसकी जीपीई बढ़ेगी. जब भी कोई चीज फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में, आपको पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से होती है. अगर वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की डायरेक्शन में मूव करेगी तो एनर्जी कम होगी, ऑपोजिट मूव करेगी तो बढ़ेगी. अब यहाँ जो फोर्स लग रही है, फोर्स हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में होती है. फोर्स लग रही है राइट साइड पे और बॉडी उसके अलोंग कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, आर नहीं कर रही, आर उसके अलोंग नहीं है, उसके अलोंग एस डिस्टेंस है. बॉडी फोर्स के अलोंग एस डिस्टेंस मूव कर रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी वो एफ इंटू एस होगी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एफ इंटू एस. अब क्या फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है कि अवे जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन में जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा कम हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस बाय एफ एस. तो उसका ए आंसर है. जब फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर ऑपोजिट मूव करती तो बढ़ जाती और इनकी डायरेक्शन में जा रही तो कम होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, एफ इंटू आर नहीं होगी, चाहे आर की डायरेक्शन में गई है, लेकिन फोर्स के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, हमें होता है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो ए आंसर है इसका. नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 34 प्लीज. A steel ball is falling at a constant speed. Important information, constant speed है. I think ये repeated question है, पहले भी हमने किया है ऐसा. Which graph shows the variation with time t of the gravitational potential energy EP and EK of the ball? तो बेटा जब constant speed है तो kinetic energy तो constant है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता जिसमें kinetic energy चेंज हो रही है, ये D वाला, और ये आंसर भी नहीं हो सकता जिसमें kinetic energy चेंज हो रही है. kinetic energy constant है, A है B है. अच्छा, फिर चूंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से नीचे गिर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हाइट कवर कर रहा है. मतलब यहाँ पे था, एक सेकंड में यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हाइट चेंज हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यूनिफॉर्म आ रहा है. पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से, तो स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए. तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, बी. तो 34 का बेटा बी आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाएंगे एमसीक्यू नंबर 35. क्या कहते हैं एमसीक्यू नंबर 35, देखते हैं. The total energy E in a process is partly transferred to useful energy U and the partly energy is transferred is wasted W. Energy input E है और useful output U है और waste W है. What is the efficiency? Useful output over input होता है तो U over E in होना चाहिए. तो C आंसर है 35 का C. सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको आती है तो कर सकते हैं. MCQ नंबर 36 देखते हैं. A block of wood is pushed along the slope by a force F. When the block has moved a distance x, it has risen the height h. ठीक है जी, it has risen the height h. ये F है और ये x है और h height है. Which expression gives the amount of work done on the block and the amount of GPE gained by the block? Work done होता है applied force into distance, F into x. वर्क डन एफ इंटू एक्स, और गेन इन जीपी क्या होता है, वेट इंटू हाइट. तो ये आंसर है एफ इंटू एक्स वर्क डन, गेन इंटू हाइट. सिंपल. एमसीक्यू नंबर 37 प्लीज. क्या कहता है एमसीक्यू नंबर 37 में, देखिए प्लीज. सो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू एयर विद ग्राफ शोज हाउ द जीपीई वेरीज विद हाइट. तो पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है. पोटेंशियल एनर्जी होते हैं mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. तो फिर कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इट शुड बी 37 का ए आंसर होना चाहिए.
नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 38 प्लीज। क्या कह रहे हैं? अ पेंडुलम बॉब ऑसिलेट्स बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के दरमियान पेंडुलम बॉब ऑसिलेट कर रहा है, पी एंड आर के दरमियान। ठीक है जी। Assuming the gravitational potential energy loss in moving from P to Q is converted into kinetic energy. ठीक है जी। What is the speed of the bob at Q? आपने स्पीड बतानी है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ की सारी जीपी काइनेटिक बन रही है, खुद बता रहा है। वो ना भी बताता तो भी हम कर लेते। तो क्या लगेगा? लॉस इन जीपीई, लॉस इन जीपीई इज इक्वल टू व्हाट? गेन इन काइनेटिक। तो लॉस इन जीपी कितना है? mgh। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। तो मैथ तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कितनी हाइट उसकी है? y हाइट। तो g इंटू वाई और ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू v²। तो v किसके इक्वल हो जाएगा? √2gy, √2gy कौन सा आंसर है? सी आंसर है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 39 प्लीज। 39 एमसीक्यू। विच ऑपरेशन इन्वॉल्व द ग्रेटेस्ट मीन पावर? किस में ग्रेटेस्ट मीन पावर मिल रही है? ओके, अब सबकी पावर निकालनी पड़ेगी। अ कार मूविंग अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ दिस मच एट ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये 0.4 का मतलब किलो न्यूटन का मतलब 400 न्यूटन्स मल्टीप्लाई बाय 20, इट गिव्स व्हाट? 8000 watts. A crane lifting a weight of 3 kilonewton with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी वेट इंटू हाइट कर दे, वेट इंटू स्पीड, सॉरी फोर्स कितनी लगा रहा है? 3000 इंटू स्पीड कितनी है? 2, तो हो जाएगा 6000 जॉल्स, नहीं वॉट, सॉरी पावर है ना। अ क्रेन लिफ्टिंग 5 किलो न्यूटन एट स्पीड ऑफ 1, तो ये होगा 5000 इंटू 1। 5 किलो न्यूटन में 5000 इंटू 1, 5000 वॉट्स। और आखिरी क्या है? A weight being pulled across the horizontal surface at a speed of 6 meter per second against the frictional force of 1.5. Force into velocity, force कितनी लगा रहे? Constant speed 1.5 का होता है 1500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 9000 वॉट्स। तो कौन सी ग्रेटेस्ट मीन पावर है? आखिरी वाली, डी, डेल्टा आंसर है। हर कैसे पावर निकालनी। नेक्स्ट देखिए बेटा MCQ number 40. A forward motion of the motor boat is opposed by a force F which vary with the boat speed v in accordance with the relation ये force का ये relation है, force का ये है where k is a constant, the effective power of the propeller required to maintain the speed v is p, which expression gives k, p and v। कह रहे हैं एक बोट है, वो v स्पीड से जा रही है, उस पर जो फोर्स लग रही है आगे इंजन की फोर्स होगी ना, और पीछे रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो रेजिस्टिव फोर्स जो होती है ना वो किसके इक्वल है? के वी स्क्वायर के। तो ये भी ऑब्वियसली इक्वल होगी ना। ठीक है, सो जब वी स्पीड पे जा रही है तो फिर क्या रिलेशन होगा? जितनी वो होगी मेंटेन दिस स्पीड, स्पीड मेंटेन रखनी है ना, तो जितनी अपोजिंग फोर्सेज होंगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगी, जितनी अपोजिंग फोर्सेज होंगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगी। तो क्या करेंगे बेटा? पावर क्या होता है? F इंटू वी होता है ना, तो F की जगह पे क्या लगा लेंगे हम? के वी स्क्वायर। तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा? के वी स्क्वायर, F की जगह पे आ गया, इंटू वी। तो पावर किसके इक्वल हो जाएगा? के वी क्यूब। तो अब K किसके इक्वल हो गया? K को सब्जेक्ट बनाए, P ओवर वी क्यूब। तो ये सी आंसर आ गया। MCQ number 41 देखिए प्लीज। द डायग्राम शोज 2 आइडेंटिकल वेसल्स X एंड Y। ये 2 आइडेंटिकल वेसल्स हैं, आर कनेक्टेड बाय शॉर्ट पाइप, और बीच में एक टैप लगी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, वो क्या कहता है? इनिशियली X इज फिल्ड विद वाटर ऑफ मास M टू अ डेप्थ H। X में पानी है, X में H डेप्थ तक पानी है। Y इज एम्प्टी, Y एम्प्टी है। When the tap is open, the water flows from X to Y, X से Y पे पानी जाता है,
until depth of the water in both vessels are equal. How much potential energy is lost by the water during this process? पोटेंशियल एनर्जी पानी कितनी लॉस करता है? अच्छा बेटा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमने किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है ना, तो हम उसकी मैक्सिमम हाइट देख के नहीं निकालते, हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट देखते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा? इस पानी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कहाँ पर होगा? अप्रॉक्सीमेटली जहाँ पे इसके ये डायगनल्स वगैरह बनाएंगे ना, यूँ, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG। तो इसकी हाइट बेसिकली कितनी है? H/2। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट H/2 है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh नहीं है, वो बल्कि कितनी है? mgh/2। क्योंकि जो हम पोटेंशियल एनर्जी लेते होते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट देखते होते हैं, वी सी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनिशियल GPE विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है बेटा? इसकी इनिशियल GPE विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड mgh/2। क्यों ली h/2? हम टोटल हाइट नहीं लेते होते, हम हाइट लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो अब देखिए, जब आप टैप खोलेंगे तो क्या होगा? पानी ट्रेवल करेगा फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाएगा पानी? इट विल ट्रेवल फ्रॉम x to y। और कब तक जाता रहेगा? जब तक दोनों में लेवल इक्वल नहीं हो जाता। तो मैं ये बना रहा हूँ, जब दोनों में लेवल इक्वल हो जाएगा, सपोज जब पानी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों में इस लेवल पर आ जाएगा, तो ये आधी हाइट पे आ जाएगा ना, तो अब ये आधी हाइट हो जाएगी, इधर भी पानी की हाफ हाइट हो जाएगी और इधर भी पानी की हाइट हाफ हाइट हो जाएगी। तो अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आधे का भी आधा कहाँ पे चला जाएगा? इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर उसको एक ही बॉडी अज्यूम करके डायगोनल ड्रॉ करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा जमीन से कितनी दूर होगा? h/4। हाफ का भी हाफ। देखो ना, पहले इधर तक पानी था तो h/2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट थी। अब जब पानी इस लेवल पर आ जाएगा, पहले h लेवल पे था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2 पे था। अब जब h/2 लेवल होगा दोनों में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 लेवल पर होगा, आधी का आधा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल GPE विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइनल GPE विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी? mgh/4। तो इनिशियल कितनी थी? mgh/2। फाइनल कितनी है? mgh/4। तो व्हाट इज लॉस? लॉस इन GPE, इनिशियल माइनस फाइनल। तो लॉस निकालना है। लॉस किसके इक्वल हो जाएगा? इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितनी थी? mgh/2 माइनस mgh/4। माइनस करें इसको तो आपके पास क्या आ जाएगा? mgh/4 आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वी मेजर पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेक करते हैं। तो जिनको समझ में नहीं आया दोबारा सुन लें। बेटा ये पानी था, ठीक है। अब इस पानी की हाइट, टोटल हाइट h है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो मिडल में है, मिडल में। तो हम पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो रहती है वी सी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी डोंट सी द टोटल हाइट, वी सी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर है, वो h/2 ऊपर है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh/2। और जब पानी दोनों में आ जाएगा, दोनों में सेम लेवल पर आ जाएगा, तो आधा आधा हो जाएगा ना। न्यू हाइट कितनी हो जाएगी? h/2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके भी मिडल में हो जाएगी। h/2 का मिडल कितना होगा? h/4, h/2 का मिडल। तो अब न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh/4। तो बेटा फाइनल में से, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर दें तो लॉस आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट MCQ कर रहे हैं जी बेटा, MCQ नंबर 42 कर रहे हैं। MCQ नंबर 42, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 का एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है 45 डिग्री के ऊपर, वो यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके जाएगा। और यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, सपोज अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने कहा हुआ है E। तो E किसके इक्वल होगा? बेसिकली हाफ mv²। उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने कहा हुआ है कितनी है काइनेटिक एनर्जी उसकी? एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस इन काइनेटिक एनर्जी E है। तो बेटा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इस काइनेटिक एनर्जी इज E। और E किसके इक्वल है? अगर यहाँ पे स्पीड v है तो E हाफ mv² के इक्वल है। अच्छा आगे कहते हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी,
क्यों? वो तो वर्टिकली ऊपर फेंकते तो जीरो होती है ना, अगर आप यूं फेंके तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? अगर ये v है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos 45। तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी? v cos 45। अब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है? v cos 45 का होल स्क्वायर। तो प्लीज सॉल्व इट। हाफ m v स्क्वायर, और cos 45 होता है बेटा 1/√2 का स्क्वायर। cos 45 का ये आंसर होता है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 1/2 आ जाएगा। तो अब ये चीज किसके इक्वल है? यू नो, हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। आपको पता है ये हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इनिशियल काइनेटिक है। तो इसकी जगह तो मैंने लगा दिया E, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और 1/√2 साथ आ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.5 E। तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0.5 E। ठीक है जी, नहीं समझ में आया? दोबारा सुन लें। एक ऑब्जेक्ट को यहां से लॉन्च किया 45 के एंगल पे, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी है E है, और E का आंसर कितना होगा? और यहाँ पे स्पीड सपोज v है, तो काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी रहेगी ना जितनी यहाँ पर है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होती, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो फिर क्या होगा मेरा बेटा? यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? v स्क्वायर। तो अब आप इस पे लगाएं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी cos 45 का स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। और हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वैल्यूज देके सपोज कर लें। सपोज कर लें जिसका मैस 2 kg है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे वो 10 cos 45 करके निकाल लें, इनिशियल की वैल्यू निकाल लें, तो आप देखेंगे यहाँ जो एनर्जी आएगी ना वो आधी आएगी। अगर यहाँ पे सपोज 10 जॉल्स थी तो यहाँ पे सपोज 100 जॉल्स थी तो यहाँ पे 50 जॉल्स होगी, तो आधी होगी, तो 0.5 ही आएगा। ये आंसर है इसका। आप सपोज करके भी कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट बना के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, MCQ नंबर 43। इलेक्ट्रिक रेलवे लोकोमोटिव है द मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट पावर ऑफ दिस। मैक्सिमम आउटपुट, उसकी जो इंजन की आउटपुट है वो इतनी है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिलीवर्ड एट दिस मच वोल्टेज फ्रॉम द ओवरहेड वायर। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द लोकोमोटिव इन कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन इज 80%। अच्छा, इसका मतलब है ये तो उसकी आउटपुट है ना, और ये 80% है। ओके, व्हाट इज द करंट टू द ओवरहेड वायर व्हेन द लोकोमोटिव इज ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम पावर। तो बेटा ये कंबाइंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का और वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो बार अब पहले तो हम एफिशिएंसी के फार्मूला से निकालते हैं ना, इनपुट पावर कितनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100। एफिशिएंसी में पता है कितनी है? 80%। आउटपुट कितना है? 4 मेगावाट ओवर इनपुट इंटू क्या है? 100। इनपुट उधर ले जाए, 80 इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? इनपुट इज इक्वल टू 4/80 इंटू 100, 400, ये हो जाएगा 5 मेगावाट। इनपुट होगी 5 मेगावाट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इनपुट है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल पावर है। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। आप पढ़ोगे, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा लेकिन आप पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। पावर हमें पता है 5 मेगावाट, 5 मिलियन वॉट। मेगा का मतलब होता है मिलियन। 1 2 3 4 5 6 5 मिलियन। और उसकी वो कितनी है? वोल्टेज कितनी है? 25 किलो वोल्ट वोल्टेज, 25,000 इंटू आई। जो सॉल्व इट, ये 3 0 तो 3 0 से कट गए ना, तो ये आ जाएगा 200। तो करंट आ जाएगा बेटा। करंट कितना आ जाएगा? द करंट विल बी 200 एम्पेयर्स। ये आंसर है सी। तो ऑल ऑफ यू प्लीज, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आपको लोकोमोटिव की आउटपुट गिवन है ना। अच्छा, फिर कह रहे हैं उसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी इनपुट होती है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव है ना, इंजन जो है, जो ट्रेन का इंजन है, उसको इनपुट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट हो रही है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हो रही है। आपको आउटपुट गिवन है और वो 80% है। तो हमने देखना ये वैल्यू किसका 80% होती है, ये 5 का 80% होती है।
तो इनपुट पावर 5 होगी तो आउटपुट 4 होगी अगर 80% एफिशिएंसी है। तो हमने पहले इनपुट निकाल ली और फिर इनपुट पावर चूंकि इलेक्ट्रिकल है तो P इज इक्वल टू वी आई लगा के 200 आ गया। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 44, क्या कहते हैं एमसीक्यू नंबर 44 में, an ion is accelerated by a series of electrodes in a vacuum. A graph of power supplied to the ion is plotted against time. What is represented by the area under area graph between two times? An ion is accelerated by a series of electrodes in vacuum. A graph of the power supplied to the ion is plotted against time. Power और टाइम का ग्राफ बनाया, ये सपोज ऐसे ग्राफ बन गया। तो ये जो एरिया होता है असल में प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस के इक्वल होता है ना। तो पावर इनटू टाइम बेसिकली क्या होता है, एनर्जी। पावर इनटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो फिर ये एरिया किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेस एनर्जी के इक्वल है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, द एवरेज फोर्स, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आंसर है। पावर टाइम का एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया उस क्वांटिटी के इक्वल होता है जो एक्सेस वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन की जाए। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू नंबर 45 प्लीज, क्या कहते हैं एमसीक्यू नंबर 45 देख लें प्लीज। A constant force F acting on a car of mass m moves the car up the slope through a distance at a constant velocity. Important information. The angle of the slope is alpha. ये angle alpha है. Which expression gives the efficiency of the process? Okay. Constant force act कर रही है, तो इनपुट कितनी हुई, इनपुट होता है ना वर्क डन, कितना किया हमने कितना वर्क डन किया, F इंटू एस। ओके, अब ये जो वर्क डन है, ये जो इनपुट हमने वर्क डन किया है, ये कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर नहीं हो रहा। ओके अच्छा, अब हीट एनर्जी है वो तो वेस्ट होती है ना, उसकी तो छोड़ दें, क्योंकि हमने एफिशिएंसी बतानी है ना। एफिशिएंसी होती है यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट तो पता चल गई एफ इंटू एस है जो हम वर्क डन कर रहे हैं। यूजफुल आउटपुट क्या है, द गेन इन जीपी। अब गेन इन जीपी कैसे निकालते हैं, चेंज इन जीपीई क्या होता है, एक तो ना वेट इंटू हाइट, एक होता है कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इंटू डिस्टेंस। तो कॉम्पोनेंट ऑफ वेट इंटू डिस्टेंस लगा रहे हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ वेट कितना है, गाड़ी का मैथ क्यों नहीं, जस्ट एम जी साइन अल्फा इंटू डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ मेरा वर्क डन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है और हीट एनर्जी में, काइनेटिक में नहीं कन्वर्ट हो रहा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अब हीट एनर्जी तो वेस्ट होती है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो यूजफुल आउटपुट क्या है, ये जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली क्या है, ये यूजफुल आउटपुट है। तो अब लगा दें फार्मूला, तो एम जी साइन अल्फा इंटू एस ओवर इनपुट कितनी है, एफ इंटू एस, ये एफिशिएंसी आ जाएगी, एस एस से कट जाएगा, एम जी साइन अल्फा ओवर एफ, ये डी आंसर है इसका, द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 46 प्लीज। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, what is the internal energy of the system, an amount of heat supplied to the system, the energy of atoms to the system, the yes energy of atoms होती है ना, the total kinetic energy of the system, the total potential energy of the system, no, internal energy क्या होती है बेटा, the energy of the atoms of the system, yes this is the correct answer 46। next आ जाइए MCQ नंबर 47 प्लीज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था। A steam turbine is to drive a generator. The input power is P1, output P0, power loss is PL. What is the efficiency? तो efficiency क्या होती है? What is the efficiency of turbine? तो output over input into 100, और ये useful output ही है क्योंकि ये तो loss हो रही है ना, तो P0 over P1, D आंसर है इसका। नेक्स्ट आ जाए बेटा MCQ नंबर 48 प्लीज। MCQ नंबर 48 देखिए यार क्या कह रहे हैं MCQ नंबर 48 में। The diagram shows a lift system in which the elevator of mass m1 is partly counterbalanced by the heavy weight. Okay, elevator है और ये counter weight है m2 heavy weight. At what rate does the motor provides energy to the system when the elevator is rising at a steady speed v?
जब एलिवेटर स्टेडी स्पीड पे राइज कर रही है तो उसको कितनी पावर देनी चाहिए? ओके, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि वी की फॉर्म में आंसर है। अब इसके वेट को देखो, यहां पे कितना वेट है, m1g, और इसका कितना वेट है, m2g। अगर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है ना, तो हो क्या रहा है, मोटर को कितनी फोर्स देनी पड़ रही है, इनका डिफरेंस, क्योंकि कुछ तो ये नीचे लेके जा रहा है ना, इनका डिफरेंस, मोटर को कितनी फोर्स देनी पड़ रही है, इनका डिफरेंस। सो इनका डिफरेंस m1 और m2 का डिफरेंस कितना होगा, देखो ना, इसका वेट है m2g, इसका वेट है m1g, इन दोनों वेट्स का जो डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये 100 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो बाकी 80 न्यूटन मोटर दे रही है ना, तभी तो ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, जितना ये होगा उतना ही होगा। तो बेटा इसके ऊपर अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर को, तो इसमें फोर्सेस बैलेंस्ड है, इसमें फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो भी m1g के ही इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि m2g तो उस पे से ये दे रही है ना, तो बाकी ये दे रही होगी ना, मतलब ये 100 है ना, तो ये भी 100 होगी, और ये 80 है तो ये भी 80 होगी, तो 80 तो टेंशन है ना ऊपर को, बाकी मोटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, बाकी जो डिफरेंस है वो मोटर दे रही है, तो मोटर इन दोनों का डिफरेंस दे रही है, डिफरेंस। तो मोटर कितनी फोर्स लगा रही है, m1g माइनस m2g, मोटर कितनी फोर्स लगा रही है, इनका डिफरेंस m1g माइनस m2g इंटू v। तो पावर क्या हो जाएगी, अगर g भी कॉमन ले लें, m1 माइनस m2 इंटू जी वी, पावर हो जाएगी m1 इंटू m2 इंटू जी वी, ये पावर हो जाएगी। तो बेटा हमने निकालनी है मोटर की पावर, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो गेन नहीं हो रही ना। जी बेटा, हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि व्हाट आर द लॉस और गेन कितना हो रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है, ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। तो मोटर कितना वर्क डन कर रही है, असल में मोटर वर्क डन कर रही है, ये गेन हो रही है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब गेन होगी, गेन इज इक्वल टू लॉस, लॉस इज इक्वल टू गेन। तो लॉस कितनी हो रही है, m2g, ये नीचे जा रहा है, h, m2g h लॉस हो रही है, ठीक है। और क्या लॉस हो रहा है, वर्क डन बाय द मोटर, वो भी तो लॉस ही होता है ना, जो वर्क डन बाय द मोटर होता है ना बेटा, वो दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, एक वर्क डन बाय द मोटर है, और गेन इन एनर्जी क्या है, ये गेन कर रहा है m1gh। तो वर्क डन बाय द मोटर किसके इक्वल है, m1gh माइनस m2gh। और अगर रेट निकालें आप इसका, वर्क डन बाय मोटर, आप ऐसे कर सकते हैं, m1g कॉमन ले लें तो क्या आ गया, gh कॉमन लेंगे, अगर आप इसमें कॉमन ले लें तो आ जाएगा बेटा m1 माइनस m2, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, g इंटू एच। ये तो है ना वर्क डन बाय मोटर। तो व्हाट इज रेट ऑफ, रेट अगर निकालना हो तो उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ पावर, पावर कितनी हो जाएगी, वर्क ओवर टाइम, वर्क डन ओवर टाइम, तो हो जाएगा m1 माइनस m2 ओवर जी एच ओवर टी। एंड यू नो एच ओवर टी वेलोसिटी होता है, एच ओवर टी किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी। तो जब एच ओवर टी वेलोसिटी लगाएंगे तो यही आंसर आ जाएगा। मुश्किल है थोड़ा सा। ओके, नॉट स्टडी में प्लीज। फोर्स वाला मेथड ज़्यादा इजी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला मेथड। देखो बेटा, हमको वैल्यू सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज इसका वेट है 100 न्यूटन्स, ठीक है, ऐसे ज़्यादा इजी है। इसका वेट है से 60 न्यूटन। अब अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसको कितना पुल मिल रहा है, 100 न्यूटन का पुल मिल रहा है ना। 100 में से 60 तो ये नीचे पुल कर रहा है ना, 100 में से 60 तो माइनस कर देना, ये पुल कर रहा है, बाकी 40 मोटर प्रोवाइड कर रही है ना। तो मोटर क्या प्रोवाइड कर रही है, 100 इसका वेट है, 60 इसका वेट है, तो मोटर इन दोनों का डिफरेंस दे रही है ना। मोटर कितनी फोर्स लगा रही है, इन दोनों वेट्स का डिफरेंस।
तो इन दोनों वेट्स का डिफरेंस m1g इसका वेट, m2g इसका वेट, मतलब ये 100 है, ये 60 है, तो 40 आएगा ना। और इनटू वेलोसिटी, वर्क डन होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मोटर कितना फोर्स लगा रही है, इन दोनों वेट्स का डिफरेंस लगा रही है फोर्स। तो सोचेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेट्स का डिफरेंस क्या होगा, m1g इसका वेट m2g इंटू v, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो मोटर की फोर्स है m1g माइनस m2g, तो फिर ये बन जाएगा इसका आंसर। सही है ना? नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लीजिएगा। कैसे भला, अब मुझे आपकी शक्लें भी नजर नहीं आ रही ना, देखो हमको समझ आया कि नहीं आया, तो इसलिए दोबारा बता देता हूँ। सपोज कर लें इसका वेट है 100 न्यूटन, इसका वेट है 60 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो घूम रही है, मोटर घूम रही है, तो मोटर को घुमाने में एक तो इंजन जोर लगा रहा होगा ना, एक ये भी तो नीचे खींच रहा है ना। तो 60 न्यूटन से तो इसका वेट नीचे पुल कर रहा है ना। अब 100 न्यूटन का वेट उठाना है, 60 न्यूटन की ये हेल्प कर रहा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितनी है, 40 इसको लगानी पड़ रही है। तो इसको जो फोर्स लगानी पड़ रही है 40 लगानी पड़ रही है। 40 कैसे आती है, 100 में से 60 को माइनस करें, इसके वेट में से इसको वेट को माइनस करें, तो ये आता है 40। तो बेसिकली मोटर जो फोर्स लगा रही है वो वेट्स के डिफरेंस के इक्वल लगा रही है। तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स बाय मोटर कितनी है, डिफरेंस इन वेट्स, m1g माइनस m2g इंटू v। तो आप देखेंगे तो आ जाएगा। चलो आगे चल रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 49। चलिए, a box of weight 200 Newton is pushed so that it moves at a steady speed. Steady speed, important information. Along the ramp through a height of 1.5 meter. The ramp makes an angle 30 degree with the ground. The frictional force on the box is 150 Newton and the box is moving. What is the work done by the person? Work done by the person. Okay, uniform speed से लेके जा रहा है जनाब, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो उसका वर्क डन दो ही एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। वर्क डन किसके, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस और किस पे कन्वर्ट हो रहा है, इंक्रीज इन जीपीई। ठीक है जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और इंक्रीज इन जीपीई में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। ठीक है जी, कितने में ऊपर लेके जाता है, a box of 200 to a height of 1.5 मीटर। ठीक है जी, और द रैम्प मेक्स एन एंगल ऑफ दिस मच। अच्छा, हाइट आपको गिवन है, ये लेंथ गिवन नहीं है आपको, तो पहले तो ये हाइट निकाल लेना बेटा। ये हाइट कैसे आएगी, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो साइन थीटा क्या होता है, यू नो साइन 30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितना है एंगल के सामने, 1.5 ओवर, इसको मैं कहता हूँ वाई, ये वाई है, तो वाई इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1.5, और साइन 30 कितना होता है 0.5, ठीक है 3 मीटर्स। ये कितना आ जाएगा 3 मीटर्स। अच्छा, अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होती है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा, फ्रिक्शन कितनी थी 150 इंटू 3, 450 जॉल वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। इंक्रीज इन जीपी कितना है, वेट इंटू हाइट, 200 इंटू हाइट, वेट इंटू हाइट, वेट इंटू हाइट, 200 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, 300। तो अब इन दोनों को जमा करते हैं, 450 इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, 300 क्या है बेटा, इंक्रीज इन जीपीई है। तो व्हाट इज वर्क डन, इन दोनों को जमा करें, 450 प्लस 300 कितना आ जाएगा 750 जॉल्स। तो आंसर क्या है, डी। द आंसर इज डी इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कहता है एमसीक्यू नंबर 50। A raindrop of mass m is falling vertically through air with a steady speed v. The steady speed v. Raindrop आ रहा है, raindrop v uniform speed से। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। द रेनड्रॉप एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स के वी। अच्छा, इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है वो के इंटू वी है। अच्छा, फिर के इज कांस्टेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी, विच एक्सप्रेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ये दी हुई है, इसकी वेलोसिटी v है। अच्छा बेटा, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा होगा तो इसका एक तो वेट एक्ट कर रहा है ना, एक उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स के वी एक्ट कर रही है। क्या रिलेशन है इन दोनों में, के वी इज इक्वल टू एम जी, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। ठीक है, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी के आंसर में कहीं भी वी नहीं आ रहा, ना इस पे ना इस पे ना इस पे, वी एलिमिनेट किया हुआ है।
काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब v तो है नहीं, इसका मतलब v को एलिमिनेट किया हुआ है, तो v की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से ले लेता हूँ। v की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, v, क्योंकि v के वी एम जी के इक्वल है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी ओवर के। तो अब इस एक्सप्रेशन में मैं v को रिप्लेस कर देता हूँ एम जी ओवर के से, तो क्या हो जाएगा, हाफ m ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एम जी ओवर के का होल स्क्वायर। When you open the bracket, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, और इस m से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा एम क्यूब जी स्क्वायर ओवर 2k, एम क्यूब जी स्क्वायर ओवर 2k। तो इस डी आंसर है इसका। अच्छा बेटा MCQ नंबर 51 प्लीज, क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल ऑफ मास दिस मच, इट इज स्टॉप बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स ऑफ दिस मच, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमें पता है किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, कितना नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन की जगह क्या लगा दें, एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है जी, 4.5 इंटू 10⁵। फोर्स कितने लगा रहे हैं, 6000, डिस्टेंस पता नहीं, फाइंड आउट करना है, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। आगे 1 2 3 4 जीरो आगे, 3 जीरो इन 3 जीरो से कट गए, और 6 जाके इन पर डिवाइड हो जाएगा, 6 प्रॉपर डिवाइड होगा, देखते हैं 6 450 पे डिवाइड करना है, पहले 3 पे काट देते हैं 6 को, 3 2 ज़ार 150, 3 4 150 ना, और फिर 2 कितना होगा, 75 मीटर्स, बी आंसर है। आगे कहता है जी, व्हाट आर द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क की यूनिट क्या होती है, रट्टा जॉल, एनर्जी की यूनिट जॉल, और पावर की यूनिट वाट या जॉल पर सेकेंड। तो वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, जॉल न्यूटन मीटर होता है, ये भी न्यूटन मीटर होता है, ये वाट होता है, ठीक है जी। सो न्यूटन मीटर इसका सी आंसर है। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 52 करते हैं, 52 हो गया, 53 MCQ नंबर 53 कर रहे हैं जनाब। A steel sphere is dropped vertically onto a horizontal metal plate. The sphere hits the plate with the speed u, leaves it at a speed v, and rebounds vertically to half its original height. Which expression gives v over u? Okay. यहाँ से इसको नीचे गिर रही है, और गिरने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ से h हाइट नीचे गिरती है, h हाइट, यहाँ पे उसकी स्पीड u है, रिबाउंड होने के बाद उसकी स्पीड v है, और वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर आती है, हाफ द हाइट। ओके, विच एक्सप्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ v ओवर u। v ओवर u की वैल्यू निकालनी है हमने। ओके, हमें पता है बेटा जितनी यहाँ पे पोटेंशियल है उतनी यहाँ पे काइनेटिक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। सिमिलरली जितनी यहाँ पे काइनेटिक है उतनी यहाँ पे पोटेंशियल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, mgh बाई 2 इज इक्वल टू हाफ mu v स्क्वायर, सॉरी। देखो बेटा, इससे मैंने ये इक्वेशन बनाई, कैसे, जितनी यहाँ पे पोटेंशियल है उतनी यहाँ पे काइनेटिक है, mgh इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, और जितनी यहाँ पे काइनेटिक है उतनी यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा mgh बाई 2, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, mgh को एलिमिनेट कर देते हैं, mgh किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे mgh की जगह ये वैल्यू डाल देता हूँ, इस mgh की जगह ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ, तो यू कैन सी मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, इस mgh की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, हाफ mu स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ से कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया, m से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, ये रह गया 1/2, ये ऊपर और मैं u को इधर ले गया, तो रह गया v स्क्वायर ओवर
यू स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो क्या हो जाएगा v ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2, v ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर, इसका आंसर सी है। ज़रा मुश्किल तरीके से हो गया है ना। सो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, तो अब हाइट की वैल्यू सपोज कर ले कोई, सपोज ये 10 मीटर हाइट है और ये 5 मीटर हाइट है, फिर ज़्यादा इजी से आ जाएगा, फिर दोनों का हम आंसर निकाल लेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या था, इसको यहाँ से ड्रॉप किया है एच हाइट से सपोज, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यू है, इसकी स्पीड यू है, टक्कर मारने से पहले, टक्कर मारने के बाद वी है, और हाफ हाइट ऊपर जाता है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन बना ली, लॉस इसमें लगा दी, पहले लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, और फिर यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो इस mgh की वैल्यू हाफ mg स्क्वायर के इक्वल है ना, तो मैंने इस mgh की जगह पे क्या लिख दिया, हाफ mg स्क्वायर को सॉल्व कर लिया। और कोई अप्रोच ज़्यादा इजी इससे, हो सकती है, हम इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। देखो हम इसको और एक और तरीके से करते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप ये मुश्किल लग रही है ना कैलकुलेशन, आप पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम इसको ऐसे करते हैं कि जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं ना, इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल जहाँ की काइनेटिक बन गई, तो m को m से काट दें, ठीक है, और तो वैल्यू ले लें, u की वैल्यू ले लें, u स्क्वायर की, u की वैल्यू कितनी है, 2gh के इक्वल आ गई। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो u स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2gh के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं v की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से ना, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल ले लेते हैं, हाफ ये mm से कट गया, ठीक है, और क्या रह गया, ये 2 से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, gh के, v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, gh के, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, v ओवर u निकालना है ना, तो v ओवर u किसके इक्वल होगा, इसका अंडर रूट u हो जाएगा ना, 2gh का रूट, और v हो जाएगा gh का रूट, ठीक है, तो डाल दें, तो क्या हो जाएगा, gh का रूट v की वैल्यू है, और अंडर रूट 2gh है, gh से कट जाएगा तो 1 ओवर अंडर रूट 2 रह जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं।